नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट ईवीएस पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट ईवीएस पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 19वीं वीडियो है। अगर आप प्रीवियस ईयर और सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है। जैव विविधता यानी कि एक प्राकृतिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जीव जंतु वहां पर निवास करते हों, उसे जैव विविधता कहते हैं। और एनसीएफ 2005 ईवीएस के संदर्भ में यह कहता है कि बच्चे को ईवीएस उसके परिवेश से जोड़ करके बताने की बात करता है। यानी कि परिवेश से जोड़ने का मतलब कि बच्चा जो कुछ भी प्रत्यक्ष तौर पर अपने वातावरण में, अपने सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में, अपने सामाजिक पृष्ठभूमि में देख रहा है, उसी से जोड़ करके बताने की बात की जाती है। यानी कि अगर बच्चे को प्रत्यक्ष तौर पर अवलोकन करने का मौका मिले, किसको, जैव विविधता को, तो इसे सबसे उपयुक्त विधि मानी जाएगी। और जैव विविधता के बारे में जहाँ पर जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, यानी अभ्यारण्य जो होता है जिसमें नेचुरल इन्वायरमेंट में पक्षियों को और विभिन्न प्रकार के जीवों को रखा जाता है, उसका अगर प्रत्यक्ष अवलोकन यानी कि शैक्षणिक भ्रमण वाला विकल्प दिख जाए, वो वाला विकल्प हमारा सही होगा, क्योंकि बच्चा प्रत्यक्ष तौर पर अवलोकन कर पा रहा है। ठीक है, और यानी बच्चे के अनुभव की बात की जा रही है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है, पक्षियों की प्रजाति से संबंधित पुस्तकें व लेख पढ़ने के लिए देना, तो ये विकल्प निगेटिव है। देखिए, बच्चा प्राइमरी स्तर का है, प्राइमरी स्तर पर बच्चा खुद गतिविधि में शामिल होकर के ही सीखेगा, सक्रिय भागीदारी के माध्यम से करके सीखेगा। यहां पर पुस्तक तो पहले से बच्चे के पास है, वो कहां पुस्तक में इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि उसकी ऐसी ही एक तरीके से प्रवृत्ति होती है कि बच्चा खेल के माध्यम से या फिर सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सीखेगा। वो पुस्तकों पर सीमित नहीं है, क्योंकि अगर पुस्तकों से ही सीखना होता तो फिर एक तरीके से टीचर्स की आवश्यकता ही नहीं होती, या फिर अगर कक्षा में लेक्चर देकर के चले जाएं तो वहां पर भी बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि बच्चे जब तक खुद सक्रिय नहीं होंगे, खुद आप उनको एक्टिव नहीं करेंगे, खुद अवलोकन करने का, खुद करके सीखने का मौका नहीं देंगे, तब तक बच्चे नहीं सीखेंगे, क्योंकि बच्चे प्राइमरी स्तर के हैं। दूसरा देखिए, प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चित्र दिखलाना, लघु चित्र दिखाना यानी कि एक तरीके से वीडियो क्लिप्स की बात की जा रही है, तो यह भी विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। तीसरा देखिए, चौथा देखिए, विलुप्त प्राणियों पर विभिन्न वार्ता और भाषण देना, तो केवल भाषण देने से बच्चा अमूर्त चीजें उसके लिए हैं, क्योंकि मूर्त अवस्था में वो पक्षियों को नहीं देख रहा है, इस वजह से यह भी विकल्प निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बच्चा, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। अब यहां पर देखिए, बच्चे शैक्षणिक भ्रमण के माध्यम से प्रत्यक्ष उसको अनुभव प्राप्त हो रहा है पक्षी अभ्यारण्य का, और पक्षी अभ्यारण्य में विभिन्न प्रकार की पक्षियों की जातियां रहती होंगी, यानी ये जैव विविधता के तौर पर देखा जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें, उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। ध्यान से समझिएगा, क्या बोला जा रहा है कि आदित्य होनहार लड़का है, यानी कि एक प्रतिभाशाली बालक है। तो प्रतिभाशाली बालक की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसका जो जिज्ञासा है उसको शांत करने के लिए अलग अलग शिक्षण सामग्री उसको अवेलेबल कराना चाहिए, ताकि बच्चा जितना जिज्ञासु है उसकी जिज्ञासा को शांत किया जा सके। यानी कि बच्चे को पढ़ने के लिए और एक तरीके से सामग्री ला करके देना चाहिए, एज ए टीचर ये करना चाहिए। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है, उसे अतिरिक्त समय देना, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? कक्षा में अगर 50 बच्चे हैं और 50 में से 10 बच्चे अगर बहुत होनहार हैं, तो क्या अतिरिक्त आप अलग अलग समय दे पाएंगे एज ए टीचर? नहीं दे पाएंगे। कक्षा में 5 से 6 घंटे विद्यालय में जब टीचर बिताता है, वो मोर देन सफिशिएंट है बच्चों को सिखाने के लिए, अतिरिक्त समय की बात ही नहीं होनी चाहिए। दूसरा देखिए, उसे अतिरिक्त स्नेह देना, अतिरिक्त स्नेह देना, अधिक स्नेह देना, यानी दूसरे बच्चे से आप अधिक स्नेह दे रहे हैं, यानी दूसरे बच्चे से आप कहीं ना कहीं कम स्नेह दे रहे होंगे। तो ये सीधे तौर पर लोकतांत्रिक समाज के तौर पर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि बच्चा प्रतिभाशाली है या फिर कमजोर है, सबको आपको एक नजरिए से, एक चश्मे से देखना होगा। ऐसा नहीं है कि जो बहुत प्रतिभाशाली है उसका आप फेवर लेने लगे और जो बहुत कमजोर है उसका आप एक तरीके से इग्नोर करने लगे। तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना, यानी उस पर अतिरिक्त एक तरीके से कुछ दायित्व दिया जा रहा है, कुछ जिम्मेदारी दी जा रही है, उसकी बात की जा रही है। तो देखिए, बच्चा होनहार है, देखिए कई पक्ष होते हैं। एक तो होता है आपका संज्ञानात्मक पक्ष, यानी बच्चा बौद्धिक तौर पर चीज़ों को जल्दी सीखता है। दूसरा होता है शारीरिक पक्ष, शारीरिक विकास के तौर पर, यानी कि बच्चा शारीरिक गतिविधियों में एक्टिव है। तो देखिए, बच्चे किस फील्ड में, किस पक्ष में एक्टिव है, ज़्यादा होनहार है, उसी पक्ष में उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। अब मान लीजिए एक बच्चा संज्ञानात्मक तौर पर अच्छा है, यानी कि
उसकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है तो आप उसको पढ़ाई के ही फील्ड में आगे बढ़ाना चाहेंगे। लेकिन मान लीजिए एक बच्चा जिसकी शारीरिक गतिविधि अच्छी है, वो शारीरिक तौर पर अच्छा गतिविधि कर ले रहा है, दौड़ भाग खेल कूद वाले चीज़ों में एक्टिव है, होनहार है, तो उसको आप पढ़ाई पर जबरदस्ती बोझ थोड़ी देंगे, उसे आप खेल कूद वाले चीज़ में आगे बढ़ाएंगे। यानी कि कहा जा रहा है कि उसे कक्षा के नेतृत्व के अतिरिक्त दायित्व देना चाहिए। अब मान लीजिए कोई एक बच्चा संज्ञानात्मक तौर पर यानी पढ़ाई में अच्छा था, आप उसको क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिए, तो ये भी तो नेतृत्व देना हुआ। लेकिन क्या वो उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट ले रहा था, आपने जबरदस्ती खेल के मैदान में उसको उतार दिया। खेल के मैदान में जो इंटरेस्ट लेगा उसको उसका कप्तान बनाना चाहिए था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता। यानी कि नेतृत्व देना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन एप्रोप्रिएट जगह पर नेतृत्व देना इंपॉर्टेंट है। यहां पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा बच्चे पर। विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। बिल्कुल सही बात है। अब बच्चा जितना ज़्यादा जिज्ञासु है, अब वो खुद से ये उम्मीद लगा रखा है कि शिक्षक जो है वो उसकी जिज्ञासा को पूर्ति के लिए कार्य करेंगे, तो निश्चित तौर पर उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अलग अलग स्तर के किताबों को ला करके दे सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे लेख ला करके दे सकते हैं जो कि बच्चे की जिज्ञासा को शांत करे किसी कॉन्सेप्ट के बारे में या फिर किसी चैप्टर के बारे में। तो ये विकल्प सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? देखिए, ईवीएस के संदर्भ में दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्राइमरी कक्षा 1 से 5 तक माना जाता है। कक्षा 1 और 2 में, ध्यान से समझ लीजिए, कक्षा 1 और 2 में ईवीएस की कोई भी अलग से किताब है ही नहीं। ईवीएस की कक्षा 1 और 2 में कोई भी किताब नहीं है। इसको बच्चे को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है कक्षा 1 और 2 में, ठीक है। और कक्षा 3, 4 और 5 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ईवीएस, इसके अलावा सोशल साइंस यानी कि एसएसटी और साइंस, इन तीनों को मिला करके एकीकृत करके बच्चे को बताया जाता है। यानी कक्षा 3, 4, 5 में हमारा परिवेश नाम से एक किताब चलती है जो कि ईवीएस को, एसएसटी को और साइंस को अपने अंदर एकीकृत किए हुए, इंटीग्रेटेड किए हुए हैं। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे, ठीक है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे और सरोकार। बिल्कुल सही बात है, ये ईवीएस का पार्ट है, लेकिन ये एक केवल टॉपिक की बात कर रहा है। ये केवल एक टॉपिक की बात कर रहा है, तो ये थोड़ा संकुचित है। अगर इसे ब्रॉड सेंस में हमें उत्तर मिलेगा तो हम उस पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि सामाजिक असमानता की जो बात कर रहा है वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही आएगा। हमारे समाज में क्या व्यवस्था व्याप्त है वो सामाजिक विज्ञान के ही अंतर्गत तो आएगा, एसएसटी के ही तो अंतर्गत आएगा। तो ये कहीं ना कहीं एसएसटी का पार्ट है, ठीक है। तो इस वजह से ये संकुचित था, मैं फिर भी स्टार लगा रहा हूं, आगे आपको पता चलेगा क्यों। दूसरा देखिए, सामाजिक विज्ञान के मुद्दों को सरोकार, तो यहां पर भी सामाजिक विज्ञान की केवल बात कर रहा था, विकल्प निगेटिव हो गया क्योंकि विज्ञान और ईवीएस को इग्नोर कर रहा है। दूसरा देखिए, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा है, ये केवल ईवीएस की बात कर रहा था, बाकी साइंस और सोशल साइंस या एसएसटी के पार्ट को इग्नोर कर रहा है, हमारा उत्तर नहीं होगा। बाकी ये वाला जो विकल्प था आप पहले से देख सकते हैं, एसएसटी यहां पर आया हुआ है, तो ये तीनों जो विकल्प हैं ये पहले से ऑप्शन नंबर 1 में इंक्लूडेड है। इस वजह से ये संकुचित हो जाएंगे 1, 2, 3 विकल्प, और ऑप्शन नंबर 1 इसका ब्रॉड सेंस में देखिए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से मुद्दे और सरोकार, यानी कि तीनों को एकीकृत किया गया है कक्षा 3, 4, 5 में, और एकीकृत करके तीनों विषय को पढ़ाया जाता है ईवीएस के माध्यम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधा मानी जाती है। कौन से नाटक चुनने के लिए सबसे उपयुक्त है? कहा जा रहा है कि कौन से कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उपयुक्त है। अब बोला गया है धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी के बारे में। धीमी गति यानी कि जो एक तरीके से थोड़ा कम प्रतिभाशाली हैं, यानी कि जो बहुत कमजोर सेंस में है, उस सेंस में कहा गया कि जो धीरे धीरे सीख पाते हैं, जिनको सीखने में कठिनाई होती है। देखिए, बच्चे हो सकता है किताब में इंटरेस्ट ना ले रहा हो सकता है कि बच्चे एक तरीके से जो टीचर पढ़ा रहा है उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, लेकिन रंगमंच के माध्यम से यानी नाटक के माध्यम से जब बच्चे को रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो चीज़ें बच्चे एक्वायर करते हैं। क्यों एक्वायर करते हैं? क्योंकि बच्चे उसमें रुचि लेते हैं। पूरा खेल रुचि का ही है। बच्चा जिस भी माध्यम में रुचि लेगा उसी माध्यम से समझना उसके लिए आसान होगा। हो सकता है कि टीचर की शिक्षण विधि अच्छी ना हो जिसकी वजह से बच्चा नहीं समझ पा रहा है। हो सकता है कि किताब में उसको इंटरेस्ट ना हो, इस वजह से किताब, वैसे भी किताब तो निगेटिव माना जाता है प्राइमरी स्तर के लिए, क्योंकि बच्चे खेल के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से सीखते हैं। अब यहां पर जब नाटक कराया जाएगा तो निश्चित तौर पर विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स बच्चे जीवंत अवस्था में देखेगा, यानी कि एक तरीके से प्रत्यक्ष उसको अनुभव कर पाएगा। इसीलिए नाटक के माध्यम से बच्चे अच्छे तरीके से सीखते हैं क्योंकि उसमें रुचि लेते हैं। अब पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा था कि कौन सा कारण जो है वो नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है। पहला दिया गया है, पारंपरिकीय नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल है। बिल्कुल सही बात है। जैसे देखिए,
बालक को स्वच्छता अभियान से संबंधित मुद्दों को अवगत कराने के लिए विभिन्न प्रकार के नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के बालकों को एक तरीके से जागरूक करने के लिए विद्यालयों में नाटक किए जाते हैं, गंदगी फैलाकर उसको साफ कराकर और ये सभी संदेश देने की कोशिश की जाती है। तो इसके माध्यम से बच्चे सीख सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में सबसे अधिक समय तक रहते हैं। पारस्परिक क्रिया का मतलब क्या हो गया कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए परस्पर एक दूसरे के साथ मिल करके जो नाटक किया जाता है वो उनकी स्मृति में यानी उनके कॉन्शियस माइंड में ज़्यादा लंबे समय तक रहता है, ये कहा जा रहा है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो काम हम खुद से करके सीखते हैं उस चीज़ों में हम खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसकी वजह से वो चीज़ें हमें ज़्यादा समय तक एक तरीके से याद रहती है या फिर हमें हमारे कॉन्शियस माइंड में रहती हैं। यही बात बोला गया। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये करके सीखने से संबंधित है। क्योंकि जो बच्चा नाटक में पार्टिसिपेट करेगा, जाहिर सी बात है वो उसका रिहर्सल करेगा, उसमें विभिन्न प्रकार के एक दूसरे से बातचीत करेगा, इंटरेक्शन करेगा। तो वही तो किया जा रहा है। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जब बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर के ग्रुप में काम करते हैं तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। वही बात तो है यहां पर, यानी कि एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए बच्चे सीख रहे हैं। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। ये विकल्प निगेटिव है। कैसे निगेटिव है, ध्यान से समझिएगा। अब ये कह रहा है कि धीमी गति से सीखने वाले बच्चे जो हैं वो अभिनय पसंद करते हैं। इसका मतलब तो ये हो गया कि जो प्रतिभाशाली हैं वो अभिनय पसंद नहीं करते हैं। तो ये नेगेटिव है, क्योंकि बच्चा धीमे सीख पा रहा है या फिर तेज सीख पा रहा है, वो क्या पसंद करेगा या क्या नहीं पसंद करेगा वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पार्ट है। हो सकता है कि कोई धीमे सीखने वाला बच्चा नाटक पसंद ना करता हो, अभिनय पसंद ना करता हो, कोई पसंद भी कर सकता है। तो ये इंडिविजुअली डिपेंड करता है, ना कि वो सबके लिए धीमी गति कहने का मतलब कि सभी बालकों को उसमें समेट लिया गया जो एक तरीके से धीरे से सीख पा रहे थे, धीमे गति से सीख पा रहे थे, उन सबके लिए बोल दिया गया कि सभी को अभिनय पसंद होता है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पार्ट है। प्रत्येक बच्चे की अपनी रुचि और अरुचि अलग अलग हो सकती है, हम सबको कलेक्टिव फॉर्म में नहीं कह सकते। तो ये नेगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा, यानी कि ए और बी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक बच्चों को किसमें सहायता करती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों को याद करने में, रटना, याद करना, ये सभी विकल्प हमेशा निगेटिव होते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, पर्यावरण अध्ययन के विषयों के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में, ये बात किसके लिए बोली गई है, किताब के लिए बोली गई कि किताब बच्चों को किस प्रकार से हेल्प करते हैं। तो देखिए, अगर व्याख्या बच्चों के द्वारा की जा रही होगी तो उसका मतलब ये होता है कि बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो जब बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो वो पॉजिटिव सेंस में देखा जाता है। लेकिन जब व्याख्या किताब के माध्यम से की जा रही है या फिर टीचर के माध्यम से की जा रही है तो वो व्याख्या निगेटिव तौर पर देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उस दौरान बच्चा निष्क्रिय बना रहता है। जैसे मान लीजिए हायर क्लासेस में क्या होता है कि बच्चे कक्षा में बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल शांत बैठे हैं, निष्क्रिय बैठे हुए हैं और लेक्चरर आकर के लेक्चर देकर के चला जाता है। चाहे बच्चा सीखे या ना सीखे कोई भी मतलब नहीं होता। लेकिन प्राइमरी स्तर पर बच्चे इस तरीके से नहीं सीख सकते। बच्चे जब तक सक्रिय भागीदारी नहीं करेंगे तब तक नहीं सीखेंगे। इसलिए अगर किताब के द्वारा व्याख्या की बात की जाए या फिर टीचर के द्वारा व्याख्या की बात की जाए तो वो हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि इस दौरान बच्चे निष्क्रिय होते हैं। हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया देने में, क्या कहा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया देने में, यहां पर बुक पूछा गया था, पुस्तक पूछा गया था कि किस प्रकार से हेल्प करता है। तो यहां पर पर्यावरण अध्ययन के विषय के मुद्दों और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया देने में ये ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। यह विकल्प सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ज्ञान की रचना करना यहां पर सीधे तौर पर संरचनावाद से जुड़ा हुआ है। बच्चे खेल के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेंगे और सभी संसाधन के माध्यम से, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब के माध्यम से बालक खुद करके सीखेगा। यह विकल्प सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की बाल केंद्रित प्रवृत्ति के संदर्भ में कौन सा एप्रोप्रिएट है, ये हमसे बोला जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। बाल केंद्रित का मतलब क्या होता है कि बालक खुद सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सीखेगा, यानी करके सीखेगा, अन्वेषण के माध्यम से सीखेगा। इसी के माध्यम से पहला विकल्प दिया गया है, स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। स्कूल के बाहर का जो जीवन है वो विभिन्न प्रकार के बच्चों के अनुभव की बात करता है, क्योंकि बच्चे अपने परिवेश में जो कुछ भी देख रहे हैं या फिर जो कुछ भी कर रहे हैं वो उनका अनुभव हो गया। अब अगर स्कूल में जो औपचारिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है अगर उसके विद्यालय के बाहर से जोड़ा गया तो निश्चित तौर पर बच्चे के अनुभव की बात की जा रही है। और बच्चे का अनुभव क्या होता है, जिसे बच्चा खुद करके प्राप्त किया हुआ है, यानी करके सीखने की तो बात हो गई, यानी यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, रटने को हतोत्साहित करना, रटने को हतोत्साहित करने की बात की जा रही है, यानी
एक तरीके से उसको डीमोटिवेट करने की बात की जा रही है कि रट करके नहीं बल्कि करके सीखने की बात करो। ये विकल्प भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। हतोत्साहित है, कंफ्यूज मत होइएगा, हतोत्साहित यानी रटने को इग्नोर करने की बात की जा रही है, इस वजह से पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान, यानी कि हम किताबी कीड़ा ना बन जाए कि किताब में जो कुछ भी बातें लिखी है हूबहू हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लें। रचनावाद संरचनावाद ये कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा ये होती है कि बच्चे खुद करके सीखेंगे, यानी वो ज्ञान के प्राप्तकर्ता नहीं है बल्कि ज्ञान के निर्माण करता है। प्राप्तकर्ता का मतलब ये हो गया कि आप जिस प्रकार से लैपटॉप में कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाते हैं और डेटा ट्रांसफर हो जाता है, उस प्रकार से बच्चे के माइंड में डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर डायरेक्टली नहीं किया जा सकता। इस तरीके से बच्चे ज्ञान के प्राप्तकर्ता हो जाएंगे। बच्चे जब तक उस काम को करके खुद नहीं देखते हैं तब तक वो नहीं सीखते हैं, यानी कि डेटा को डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं किया जा सकता बल्कि बच्चे खुद अपने गतिविधियों के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे, यानी डेटा का निर्माण करेंगे। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। किताबी ज्ञान से प्रस्थान यानी कि उससे दूर हटने की बात की जा रही थी और खुद करके सीखने की बात की जा रही थी, विकल्प पॉजिटिव हो गया। अंतिम वाला देखिए, स्कूल घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं, सीमाएं कहने का मतलब कि बाउंड्री सेट की जा रही है। तो एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे का जो औपचारिक शिक्षा है यानी विद्यालयी जो जीवन है उसको बाहर के जीवन से जोड़ने की बात करता है, यानी कि कोई स्पष्ट सीमा होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल बाहर का जो समुदाय है और विद्यालय का जो समुदाय है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हुए आगे की शिक्षा देने की बात करता है। विद्यालय के बाहर का जो जीवन है बच्चे अपने प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से जो कुछ भी देखें अवलोकन के माध्यम से उनके अनुभव उनके पूर्व ज्ञान को आधार बनाते हुए नई शिक्षा को आगे दी जाने की बात की जाती है विद्यालयों में। तो ये विकल्प कहीं ना कहीं निगेटिव है। चूंकि निगेटिव है तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ए, बी और सी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए अब विकल्पों में चलते हैं। आप स्क्रीन पर विकल्प देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है, ए, बी और सी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, यह हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं, विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना। यह बात तो बिल्कुल सही है। स्वयं के सीखने का मतलब क्या हो गया, स्वयं के सीखने पर चिंतन करने का मतलब क्या हो गया, अपने खुद का स्व आकलन करने की बात कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी स्व आकलन को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की बात करता है। तो यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। ठीक है, देखिए आपको सीधे तौर पर कुछ चीजों को देखना होता है कि क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एनसीएफ इस बातों को सपोर्ट करता है। जिन बातों का सपोर्ट करेगा वो सीधे तौर पर पॉजिटिव हो जाता है, हमारा उत्तर होगा। ठीक है, दूसरा दिया गया है, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान समय और स्वतंत्रता देकर के विद्यार्थियों को आकर्षित करना। बिल्कुल सही बात है। अब बच्चे को स्वतंत्रता दी जा रही है उनको आकर्षित करने के लिए, यानी कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि आप स्वतंत्र होकर के अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करिए। बिल्कुल सही बात है। इसी को तो बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं और बाल केंद्रित शिक्षा का भी एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरी तरीके से समर्थन करता है। तो ये भी पॉजिटिव हो गया। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। यही इसके पहले वाले प्रश्न में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि बच्चे ज्ञान के प्राप्तकर्ता नहीं है बल्कि वो ज्ञान के निर्माण करता है, यानी कि खुद प्रतिभाग लेकर के अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे। ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। चौथा देखिए, निर्धारित पाठ्यपुस्तक को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार मानना। देखिए एकमात्र, केवल, यही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ही, ये जितने भी वर्ड होते हैं पूरे विकल्प को संकुचित कर देते हैं। कभी भी हमारा इन सभी शब्दों से लिया हुआ विकल्प पॉजिटिव नहीं होगा, वो हमेशा निगेटिव होता है। चूंकि निगेटिव हो गया तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों निगेटिव हुआ, ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार माना, यानी केवल यही माना जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक यानी जो किताब है उसी के माध्यम से सीखा जा सकता है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया ना, क्योंकि प्राइमरी स्तर पर किताबों की तो बात ही नहीं होती है। बच्चा खुद गतिविधि में पार्टिसिपेट करके अपने सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने परिवेश से सीखता है। तो किताब की तो बात ही नहीं होती है और किताब को ही एकमात्र साधन बताया जा रहा था। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि ए, बी और सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अब ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए विकल्प आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ए, बी और सी ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, यह हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं, विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना। यह बात तो बिल्कुल सही है। स्वयं के सीखने का मतलब क्या हो गया, स्वयं के सीखने पर चिंतन करने का मतलब क्या हो गया, अपने खुद का स्व आकलन करने की बात कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी स्व आकलन को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की बात करता है। तो यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। ठीक है, देखिए आपको सीधे तौर पर कुछ चीजों को देखना होता है कि क्या
राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एनसीएफ इस बातों को सपोर्ट करता है, जिन बातों का सपोर्ट करेगा वो सीधे तौर पर पॉजिटिव हो जाता है, हमारा उत्तर होगा। ठीक है, दूसरा दिया गया है नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर के विद्यार्थियों को आकर्षित करना। बिल्कुल सही बात है। अब बच्चे को स्वतंत्रता दी जा रही है उनको आकर्षित करने के लिए, यानी कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि आप स्वतंत्र होकर के अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करिए। बिल्कुल सही बात है। इसी को तो बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं, और बाल केंद्रित शिक्षा का भी एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरी तरीके से समर्थन करता है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। यही इसके पहले वाले प्रश्न में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि बच्चे ज्ञान के प्राप्तकर्ता नहीं है, बल्कि वो ज्ञान के निर्माण करता है, यानी कि खुद प्रतिभाग लेकर के अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे। ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। चौथा देखिए, निर्धारित पाठ्यपुस्तक को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार मानना। देखिए, एकमात्र, केवल, यही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ही, ये जितने भी वर्ड होते हैं पूरे विकल्प को संकुचित कर देते हैं। कभी भी हमारा इन सभी शब्दों से लिया हुआ विकल्प पॉजिटिव नहीं होगा, वो हमेशा निगेटिव होता है। चूंकि निगेटिव हो गया तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों निगेटिव हुआ, ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार माना, यानी केवल यही माना जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक यानी जो किताब है उसी के माध्यम से सीखा जा सकता है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया ना, क्योंकि प्राइमरी स्तर पर किताबों की तो बात ही नहीं होती है। बच्चा खुद गतिविधि में पार्टिसिपेट करके अपने सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने परिवेश से सीखता है, तो किताब की तो बात ही नहीं होती है, और किताब को ही एकमात्र साधन बताया जा रहा था। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि ए, बी और सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अब ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए विकल्प आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ए, बी और सी ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फिर से पॉजिटिव सेंस में प्रश्न पूछा गया है। ईवीएस के बारे में हमसे पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर। देखिए, प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक की बात की जा रही है। कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस को 2 तरीके से पढ़ाया जाता है। कक्षा 1 और कक्षा 2 में ईवीएस की अलग से कोई भी पाठ्य पुस्तक नहीं है। ठीक है, कक्षा 1 और 2 में गणित यानी कि मैथ और भाषा यानी कि लैंग्वेज और मैथ के माध्यम से बच्चे को ईवीएस कक्षा 1 और 2 में पढ़ाया जाता है। अगर बात करें कक्षा 3, 4 और 5 की, क्योंकि 1 से 5 तक प्राइमरी में आता है, तो कक्षा 3, 4, 5 की भी हमें बात करनी होगी। कक्षा 3, 4, 5 में बच्चे को ईवीएस और सोशल साइंस यानी कि एसएसटी और साइंस, ये तीनों एकीकृत करके पढ़ाया जाता है, यानी कि इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि यह एकल विषय दृष्टिकोण पर आधारित है। एकल विषय कहा जा रहा है, कहने का मतलब कि केवल एक ही विषय के माध्यम से इसको पढ़ाया जाता है, ईवीएस को पढ़ाया जाता है। तो यह विकल्प निगेटिव हो गया। क्यों? अभी मैंने आपको बताया कि कक्षा 3, 4, 5 में इंटीग्रेटेड फॉर्म में एसएसटी, ईवीएस और साइंस को मर्ज करके पढ़ाया जाता है, और ये एकल विषय दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि मल्टी सब्जेक्ट अप्रोच है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है, तो यह भी विकल्प निगेटिव है। औपचारिक कहने का मतलब कि देखिए, बच्चे, हमारे जो टारगेट बच्चे हैं वो प्राइमरी स्तर के हैं, 1 से 5 तक के हैं, तो उनके लिए जो पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा जो होती है वो व्यवहारिक भाषा होती है, ना कि औपचारिक भाषा होती है। क्यों व्यवहारिक? क्योंकि बच्चे जो कुछ भी अपने परिवेश में देख रहे हैं वो उस लैंग्वेज को समझ पाएं, आसान भाषा में समझ पाएं, इसलिए इनकी जो भाषा होती है बहुत ज़्यादा औपचारिक नहीं है। इस वजह से इसे निगेटिव तौर पर हम लोग देखेंगे। दूसरा देखिए, कहा क्या जा रहा है कि यह विषय कक्षा 1 और 2 में है। क्या कहा जा रहा है कि यह विषय कक्षा 1 और 2 में है, यहीं पर यह विकल्प निगेटिव हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि ईवीएस का कक्षा 1 और 2 में अलग से कोई किताब ही नहीं है। कक्षा 1 और 2 में बच्चे को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। अब बच्चे का जो परिवेश है, परिवेश का मतलब क्या होता है? जो बच्चे के वातावरण का पार्ट है, और वातावरण क्या हो गया? ईवीएस हो गया। अब बच्चा अपने परिवेश में क्या देख रहा है? कुत्ता देख रहा है, बिल्ली देख रहा है, तो बच्चे को गिनती सिखाने के लिए, 1 नंबर सिखाने के लिए उसके आगे 1 बिल्ली का चित्र बना होगा, 2 नंबर सिखाने के लिए उसके आगे 2 बिल्ली का चित्र बना होगा। अब बिल्ली उसने प्रत्यक्ष तौर पर अपने परिवेश में देखा है, परिवेश यानी वातावरण में, वातावरण यानी ईवीएस का पार्ट, यानी बच्चे को गणित सिखाया जा रहा है, लेकिन जोड़ा किससे गया? उसके वातावरण से, वातावरण यानी ईवीएस से। इसी प्रकार से देखिए, भाषा सिखाने के लिए क्या कहा जाता है? बच्चे को पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल, एप्पल यानी सेब। बच्चा अपने परिवेश में कभी ना कभी सेब खाया ही होगा, यानी बच्चा सेब से परिचित था। अब अपने परिवेश से जोड़ करके बच्चे को ए अल्फाबेट सिखाया गया, यानी कि ए किसका पार्ट है? लैंग्वेज का पार्ट है, भाषा का पार्ट है। इसी प्रकार से बच्चे को बताया जाता है बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। कैट बच्चा परिवेश में देख रहा है, बैट से वो खेल रहा है। इसी प्रकार डी फॉर डॉग, डॉग यानी कुत्ता, वो अपने परिवेश में देख रहा है। तो यहां पर बच्चे को ABCD यानी भाषा सिखाई जा रही है। किसके माध्यम से? उसके परिवेश में जो कुछ भी वो देख रहा है उसके माध्यम से। ठीक है, तो
यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि कक्षा 1 और 2 में ईवीएस की कोई अलग से बुक ही नहीं है, उसको गणित के माध्यम से और भाषा के माध्यम से ईवीएस सिखाया जाता है। लेकिन विकल्प क्या कह रहा था कि यह विषय कक्षा 1 और 2 में है, इस वजह से ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कक्षा 3, 4, 5, 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान यानी कि साइंस, सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी और पर्यावरण शिक्षा यानी कि ईवीएस की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है, यानी इंटीग्रेटेड फॉर्म में ये तीनों सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। जैसे कि 3, 4, 5 में हमारा परिवेश नाम से एक पुस्तक चलती है एनसीईआरटी की, और इसी हमारा परिवेश में बच्चे को विज्ञान का विज्ञान दिया जाता है, सामाजिक विज्ञान का विज्ञान दिया जाता है और पर्यावरण शिक्षा का विज्ञान दिया जाता है, यानी तीनों को इंटीग्रेटेड करके पढ़ाया जाता है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम करना चाहिए, किस एक को कम करना चाहिए ईवीएस की कक्षा में, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जो विकल्प निगेटिव होगा वही हमारा उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि कम करने की बात की जा रही है, तो यानी उसे इग्नोर करना होगा, यानी निगेटिव वाला हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया स्वतंत्र वाद विवाद, यानी कि इंटरेक्शन करने की बात आ रही है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया ना लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार कि बच्चे समूहों में एक दूसरे से बातचीत करके ही सीखेंगे, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया, तो ये उत्तर होगा नहीं। चित्र पठन, यानी कि बच्चों की किताबों में आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के ड्राइंग्स, विभिन्न प्रकार के इमेजेस, विभिन्न प्रकार के चित्र दिए गए रहते हैं। चित्र बच्चों को आकर्षित करते हैं कहीं ना कहीं सीखने के लिए, और इस वजह से चित्र पठन पॉजिटिव सेंस में देखा जाएगा। हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। तीसरा देखिए, कथा। अब प्राइमरी स्तर के बच्चे हैं तो कहानियों के माध्यम से ही सीखेंगे, कहानी के माध्यम से ही सीखेंगे, यानी ये भी पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। विवरण यानी कि डिस्क्रिप्शन की बात की जा रही है, लेक्चर की बात की जा रही है, व्याख्या की बात की जा रही है, तो ये विकल्प हमेशा निगेटिव होता है प्राइमरी स्तर पर। क्यों? देखिए, बच्चे प्राइमरी स्तर के, यहां पर एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि बच्चे सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सीखेंगे, खुद करके सीखेंगे। अब हायर क्लासेज में क्या होता है कि बच्चे कक्षा में बैठे हुए हैं, वहां पर लेक्चरर आते हैं, लेक्चर देकर के चले जाते हैं, बच्चे सीखे ना सीखे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन प्राइमरी स्तर पर जब तक बच्चे खुद उस गतिविधि में एक्टिव नहीं रहेंगे, खुद करके नहीं सीखेंगे, तब तक उनका जो अधिगम होगा वो अर्थपूर्ण नहीं होता है। इसलिए विवरण या फिर व्याख्या हमेशा निगेटिव सेंस में देखा जाता है प्राइमरी स्तर के लिए, और चूंकि ये निगेटिव सेंस में और प्रश्न भी हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है, वास्तविक चुनौती क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो एज ए टीचर हमें ये उत्तर देना है, ठीक है, बच्चों के पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि हमें अपने पर्सपेक्टिव से ये उत्तर देना है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, परिभाषाएं और जानकारी। दूसरा दिया गया रट कर सीखना। तीसरा दिया गया अवधारणाओं का विवरण। देखिए, विवरण मैंने इसके पहले वाले में बताया कि निगेटिव होता है, रट कर सीखना निगेटिव होता है, परिभाषा अपने आप में निगेटिव होता है, क्योंकि परिभाषा कहीं ना कहीं उसका पूरा एक सार दे दिया है। बच्चे जब तक उसका एक तरीके से खुद करके अपनी व्याख्या नहीं तय करेंगे, खुद करके अपना निर्माण नहीं करेंगे, तब तक परिभाषा उनके लिए निगेटिव माना जाता है। तो इन तीनों विकल्पों में आपको दिख रहा होगा कि ये निगेटिव है। अब तीनों निगेटिव है, यानी चौथा विकल्प एक बार पढ़ लीजिए, क्या कहा जा रहा है, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने का अवसर देना। तो ये जो चौथा वाला है ये पॉजिटिव सेंस में, बाकी तीन निगेटिव हैं, तो जाहिर सी बात है ये तीनों तो उत्तर हम चुन नहीं सकते, तो ये तीनों तो गलत ही होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4, यही हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि तीनों एक कैटेगरी के थे, तीनों निगेटिव थे, एक ही विकल्प है जो कि पॉजिटिव है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्या कहा जा रहा है, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने का अवसर देना। अब जब हम एज ए टीचर बच्चों को खुद एक्सप्रेस करने का मौका दे रहे हैं, यानी ये कहीं ना कहीं चुनौती होगी, क्योंकि बाकी के जो तीन विकल्प हैं कि एज ए टीचर हम आए कक्षा में, परिभाषा बता दें, चले जाएं, बच्चों को बोल दें कि आप लोग रट लीजिएगा, चले जाएं, अवधारणाओं का डिस्क्रिप्शन दे दें, यानी कि लेक्चर देकर के चले जाएं, तो ये एज ए टीचर तो हमारे लिए आसान था ना। लेकिन जब हम लोग बच्चों को खुद अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका देते हैं, यानी खुद करके सीखने का मौका दे रहे हैं, यानी कि हमें एज ए टीचर ये चुनौती होगी। क्यों? क्योंकि बच्चे खुद करके सीखेंगे, उनका ऑब्जर्वेशन हमें करना होगा, उसके बाद से बच्चे सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, बच्चे अपने माइंड में कोई मिसकॉन्सेप्शन तो नहीं बना रहे, बच्चे सही रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं या नहीं, ये सब कुछ ध्यान देना होगा, और ये सब कहीं ना कहीं चुनौती होगी एज ए टीचर हमारे लिए। इस वजह से पूछा गया था कि वास्तविक चुनौती क्या है, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, सीटेट ईवीएस पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।